ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर एसडीपी फिजियोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने पूर्ण मेमोरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर का पूर्ण अध्ययन किया। अब इसका फंक्शन कैसे होता है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ये काम कैसे करती है और दूध जो है कैसे बनता है, कैसे उतरता है। दुग्ध उत्पादन व दुग्ध क्षारण का स्तर बनाए रखना, लैक्टोजेनेसिस एंड गैलेक्टोपोएसिस। लैक्टोजेनेसिस परिभाषा स्तन ग्रंथियों की एल्वियोलर कोशिका द्वारा दुग्ध बनाने की उत्पन्न क्षमता को लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। दूध का उत्पादन लैक्टोजेनेसिस। इस प्रक्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है प्रसव से पूर्व, ब्याने से पहले एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा सीमित मात्रा में दुग्ध उत्पादन की क्षमता को पैदा करना। और द्वितीय अवस्था जो आती है, सेकंड स्टेज, ये अवस्था प्रसव के कुछ समय पूर्व से काफ़ी अच्छी मात्रा में एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा दुग्ध उत्पादन करना तथा उसे प्रसव के बाद भी दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बनाए रखा जाता है, बनाए रखना। ये इसकी द्वितीय अवस्था। इस कार्य में तो कई हार्मोन की आवश्यकता होती है जिन्हें लैक्टोजेनिक दूध उतारने वाले, दूध बनाने वाले हार्मोन कहते हैं, लैक्टोजेनिक। गर्भकाल की अंतिम अवस्थाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कम होना, इंसुलिन हार्मोन जो है वो निम्न कार्य करता है, जीन के प्रभाव को प्रेरित करता है और प्रोटीन का संश्लेषण करना। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, कैजीन जो मेन चीज है, मेन दूध का कैजीन प्रोटीन मेन चीज है जो, इसका संश्लेषण करना। प्रोलैक्टिन, यह भी ACTH के साथ मिलकर दुग्ध स्रावण की शुरुआत करता है तथा उसके स्तर को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होता है। गैलेक्टोपोएसिस, दुग्ध काल के दौरान दुग्ध की मात्रा का उचित स्तर बनाए रखने को गैलेक्टोपोएसिस कहते हैं। जैसे एरिथ्रोपोएसिस पढ़ा था हमने, बनाने की क्रिया RBC की। यह गाय के प्रसव के लगभग 7-8 सप्ताह बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। उच्चतम मात्रा में दुग्ध उत्पादन कुछ समय तक ही बना रहता है, इसके बाद धीरे धीरे दूध उत्पादन घटने लगता है। दुग्ध स्रावण निम्न बातों पर निर्भर करता है। एल्वियोलर कोशिकाओं की संख्या, एल्वियोलर दो तो इन्हीं में बनेगा ना, इनकी संख्या कितनी है इस पर डिपेंड करता है। दूध को समय समय पर निकालना दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है, लेकिन कम अथवा नहीं निकालना दुग्ध स्रावण को कम करता है। निम्न हार्मोन इसमें इन क्रियाओं को क्या करते हैं, इफेक्ट आता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH, ये बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन कम मात्रा में बढ़ता है, अधिक मात्रा में कम करता है। ACTH घटाता है, इंसुलिन बढ़ाता है। अन्य ये क्रियाएं, सकलिंग, ये जो बच्चा जब सक करता है माँ के टीट को, बढ़ाता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य हो तो दूध को बढ़ाता है, संतुलित आहार हो तो दूध को बढ़ाता है। मिल्क लेट डाउन, अब ये उतरता कैसे, लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन बन गया, फिर उसके बाद में ये थनों में आता कैसे, उतरता कैसे है। कहते हैं ना गाय भैंस पाउस गई, ये पाउसन कैसे आया।
हमने मायो एपिथेलियम सेल आपको पीछे बताया था, फोटो का डायग्राम दिखा के। एल्वियोलाई में मायो एपिथेलियम सेल थी ना, यूं बनी हुई, यूं था गुच्छा सा एल्वियोलाई के अंदर इनका। तो इन पे जो प्रेशर पड़ता है, यूं दबाव, कंट्रैक्शन होगा, तो ये दबाव से एल्वियोलाई में जैसे ही दबाव आता है आगे प्रेशर दूध नहीं जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंतर्गत मायो एपिथेलिक कोशिकाओं के संकुंचन द्वारा, कंट्रैक्शन द्वारा थनों में दूध उतरने को दुग्ध क्षरण यानी मिल्क डाउन कहते हैं। यह न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। एंडोक्राइन अंदर जो स्त्रावण करती हैं जो ग्लैंड्स उनका, और न्यूरो नर्व्स द्वारा यानी सेंसेशन द्वारा, नर्व्स द्वारा कहीं से फीलिंग आती है। जैसे बच्चे ने थन को मुंह लगाया और ये ऑटोमेटिक हाइपोथैलेमस से सेंसेशन जो है मायो एपिथेलियम सेल को गई, उन्होंने जो उसको निचोड़ा, दबाया, कंट्रैक्ट किया और दूध नीचे उतराया। तो ये पूरी प्रक्रिया नीचे हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि ये प्रक्रिया होती है। यह तंत्रिका संवेदनाएं, ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। बच्चों के थन को चूसने, या सूचने लिख रखा है, गलत लिखा है, चूसने कर लो इसको, मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दूध निकालने का समय अगर हो गया तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, पहुंचती है। नवजात को अगर माँ ने देख लिया तो अभी दूध उतराता है। दूध दोहने के बर्तनों की आवाज़ अगर उसको आ गई तो भी वो पहुंच जाती है। नियमित तो दूध दोहन करने वाले व्यक्ति को देखने मात्र से भी ये रिफ्लेक्स आ सकती है। और अगर उगाड़े को धोते हैं, ऐन को धोने से भी ये रिफ्लेक्स आती है। तो आपने देखा होगा जब बच्चा जो है नहीं रहता कई गायों का, तो क्या करती हैं माताएं बहनें, क्या करती हैं, गाय के नीचे बैठ जाती हैं, पानी के छींटे मारती हैं और उसको थनों को धीरे धीरे यूं सहलाती रहती हैं और फिर धोती रहती हैं, सहलाती रहती हैं। तो अगर धोने मात्र से तो ये जो है वो फिर उसमें पावस आ जाता है। यह तंत्रिका संवेदनाएं निम्न कारणों से उत्पन्न नहीं होती। अगर तेज आवाज़ आ जाए, कोई खड़का हो जाए, कहीं ऐन में दर्द हो, मैस्टाइटिस जैसे हो, पशु अस्वस्थ हो, पशु तनावग्रस्त हो, या आप उधर से तो दूध दोहने के लिए जो है वो बैठी माल के, और इधर से आपने मोटरसाइकिल एंटर कर दिया कि डॉक्टर जी आ गया, डॉक्टर जी आ गया, तो वो क्या होगा, वो गाय दूध नहीं देगी, वो हिल जाएगी। तो ऐसे टाइम पे जो है खास तौर से हमें विशेष तौर से ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये तेज़ आवाज़ आई मोटरसाइकिल की, या आप गए तो आपने पहले 1-2 इंजेक्शन उसके लगा रखे हैं, तो वो आपसे घबरा गई, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। तो अब ये दुग्ध क्षरण की क्रिया इन्होंने बताई है। अब ये संवेदनाएं, अब ये ऊपर बताई है ना, जो बच्चे का थन को चूसना, दूध निकालने का समय, ये इन संवेदनाओं में से कोई भी संवेदना जैसे स्टिमुलाई हाइपोथैलेमस को छूती है, स्पाइनल कोड के थ्रू क्या होता है, हाइपोथैलेमस में संवेदना जो ट्रेवल करेगी तो स्पाइनल कोड हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये यहीं स्थित है, और यहाँ से ये जो रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही ये स्टोर होता है, ये स्टोर रहता है, और ये रिलीज एंड रीच टू द टारगेट, ये रिलीज हुआ और कहाँ पहुँच गया, ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू सर्कुलेशन के अंदर गया और ये टारगेट पे पहुँच गया। टारगेट कहाँ है इसका, मायो एपिथेलियल सेल जो एल्वियोलाई में है, जो जिनका कंट्रैक्शन होना है, वहाँ ये ये जो है कंट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल ऑफ अडर इन्हें किया और मिल्क जो है वो लेट डाउन हो गया।
तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लें। ये कहीं ना कहीं 2 नंबर का 2.5 नंबर का पेपर के अंदर कहीं ना कहीं फिट किया जाता है कि ऑक्सीटोसिन लेट डाउन की प्रक्रिया को आप समझाएं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ख़ास लंबी कहानी नहीं है। और कौन कौन सी जो संवेदनाएं हैं जो लेट डाउन में कार्य करती हैं, स्टिमुलाई कौन कौन से हैं, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। बायोसिंथेसिस ऑफ मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स, बायोसिंथेसिस ऑफ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मिल्क के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या मिल्क में होता है, ये जो है आज हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है, ये सही है, बिल्कुल माना जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन बॉडी को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए और विटामिन चाहिए, तो ये सारे के सारे इस दूध के अंदर होते हैं। इसीलिए इस दूध को अमृत कहते हैं, अमृत कहते हैं। पंजाबी जिन्हों कहते हैं 13वां रतन, ये सही है बिल्कुल, ये वास्तव में ही रतन है, बहुत कीमती है। रतन का मतलब, कहने का मतलब कीमती है। दूध का जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस ऑफ मिल्क कंस्टिट्यूएंट। परिभाषा, दुग्ध स्वस्थ स्तनधारी मादाओं की स्तन ग्रंथियों का उनके दुग्ध का लैक्टेशन पीरियड में स्रावित होने वाला सफेद रंग का स्राव है। प्रसव, काविंग के 72 घंटे के बाद स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले सफेद तरल पदार्थ को दूध कहते हैं। 72 घंटे के बाद की बात है। 72 घंटे यानी कि 3 दिन हो गए, 24, 48, हाँ 3 दिन का है बाद के दूध। और उससे पहले वाले को क्या कहते हैं? हम पीते हैं उसको, बोले भाई ये खीस है, और पंजाबी से बोड़ी कहते, बोड़ी खीस, दूध तरल दूध कहते हैं। तथा प्रसव के 72 घंटे के भीतर स्रावित होने वाले स्राव को खीस कहते हैं। हाईली प्रोटीनस डाइट, हाईली प्रोटीनस डाइट। दूध एक संपूर्ण व आदर्श खाद्य पदार्थ है, कंप्लीट आइडियल फूड, क्योंकि इसमें आहार के सभी घटक सुपाच्य अवस्था में होते हैं। सुपाच्य अवस्था में पचने वाले प्रोटीन, शर्करा यानी लैक्टोज, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, एंजाइम आदि। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए शर्करा, लैक्टोज, जब आमतौर पे दूध जो है वो आप लोग पीते हो, तो मैं अक्सर कई बार मजाक में पूछता हूँ क्लास में कि भी परमात्मा समझदार है या आप समझदार हो? तो जवाब तो ये होता है कि परमात्मा समझदार है। तो परमात्मा समझदार है तो जितना दूध के अंदर मीठा चाहिए, लैक्टोज चाहिए, वो पहले ऑलरेडी डाल दिया। तो फिर आप काहे को समझदार बनते हो बिना मतलब? ऊपर से दूध डालते हो, उसमें खांड डालते हो, और अगर ये ऊपर से खांड डालते हो तो बीमार होते हो, तो फिर बीमार होते रहो। जितना इसमें शर्करा की आवश्यकता थी, लैक्टोज की आवश्यकता थी, वो परमात्मा ने इसके अंदर ऑलरेडी पहले डाल दिया गया। तो आपको इसमें अगर और ज़्यादा इसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार पूछ ली जाती है कि कंपोजिशन, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो इसमें कंपोनेंट्स की परसेंटेज और कोलेस्ट्रम और मिल्क, ये इन्होंने तीनों का इसमें जो है टोटल सॉलिड जो है, टोटल सॉलिड 5% होता है, कोलेस्ट्रम 22.5 और मिल्क 12.5। अब आप हिसाब लगाएं, बाकी तो सारा पानी है इसमें। फैट परसेंटेज, अब ये जरूरी नहीं है 3.5 ही, कईयों में 7% है, कईयों में 6% है। फैट जो है कोलेस्ट्रम 3.5 कोलेस्ट्रम में, और मिल्क में 4।
कोलेस्ट्रम और मिल्क दोनों, पहले तो आया 72 घंटे से पहले वाले की ये पोजीशन बताइए और मिल्क की पोजीशन बताइए। तो टोटल सॉलिड जो है वो 5%, कोलेस्ट्रम में 22.5 और मिल्क में 12.5, फैट 3.5, 4, प्रोटीन 14.3 और मिल्क में 3.3। अब आप देखिए, मैंने कहा था हाईली रिचेस्ट इन प्रोटीन कोलेस्ट्रम। कहते हैं ना, बॉडी अगर 5 दिन पी ली तो यूँ समझ लो कि आपने 3 महीने दूध पी लिया, बाद में 3 महीने दूध नहीं मिले तो भी आपकी वो प्रोटीन की डाइट जो पूरी हो गई। 14.3 और मिल्क में 3.3, तो कितने गुना हो गए? 5 गुना। कैजीन परसेंट, ये कैजीन सारा प्रोटीन ही तो होता है, ये सारी कैजीन ही तो है, अल्फा बीटा गामा। तो ये कैजीन परसेंटेज 5.2 और 2.6। एल्ब्यूमिन परसेंटेज 1.5, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन परसेंटेज 0.8, 0.3। ये क्या काम करती हैं, ये हमने इसमें ब्लड के चैप्टर में हमने सारा पढ़ लिया हुआ है। ये आगे ब्लड वाला चैप्टर देखो, ये क्या क्या करते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। इम्यून बॉडीज हैं ये सारी की सारी, इम्यूनिटी। लैक्टोग्लोबिन परसेंटेज 0.27, 0.13, सीरम एल्ब्यूमिन 0.13, 0.04, इम्यूनोग्लोबिन 5.5 से 6.8 और 0.9, 0 से 0.9। लैक्टोज मीठा 3 और 4.6। ऐश राख 1.8, 0.8। अब ये सारे ऐश में मिनरल है, इसीलिए कहते हैं कि रोटी हमेशा कोयले पे सेक के खाओ, कोयले पे सेको। कहते हैं ना, एक साइड तवे पे सेको और दूसरी साइड कोयले पे। क्यों? क्योंकि कोयले का कुछ पोर्शन आपने देखा होगा रोटी के साथ लग जाता है, या वो रोटी जल जाती है तो वो भी राख ही हुई, वो जाती है जो अंदर। ये मिनरल है, ये टोटल मिनरल्स हैं। ऐश है जो, ये सारे मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स, विटामिन ए माइक्रोग्राम पर ग्राम फैट 45 और उसमें 8। विटामिन ई माइक्रोग्राम ग्राम फैट में 125 और उसमें 20। राइबोफ्लेविन माइक्रोग्राम 100 ग्राम में 500 और 150। तो ये जो आपने कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम एंड मिल्क, इसमें से सारा तो नहीं, लेकिन कंपटीशन में कहीं ना कहीं इसमें से मल्टीपल चॉइस में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एक आधा पूछा जाता है। तो दुग्ध का संगठन कंपोजिशन जो है अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है। ये हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।